हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ हर्षप्रीत कौर। तो आज हम एक चैलेंज लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अपनी मुट्ठी में करने का। तो नेक्स्ट 24 मिनट्स तक आपको आपके नीट एग्जाम की कसम है बेटा हिलना नहीं है। इस 24 मिनट के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे, रंगीन तरीके से कवर कर रहे होंगे। फिजिक्स जो आपको बोरिंग लगती है, मैम का वादा है कि मैम उसको इंटरेस्टिंग बना देगी। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है इस चैनल पर। अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बिना किसी देरी के बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज फ्लो कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा बेटा? करंट आ जाएगा। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज बेसिकली करंट। वहीं पर एक टर्मिनोलॉजी आती है एवरेज करंट। बेटा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, लेट सपोज टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड से टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, आपको अगर वो पता करना है, दैट इज एवरेज करंट, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर यहां पर इसी में एक और नया ट्विस्ट आ जाए और आपको बोला जाए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इंस्टेंट मैगी होती है ना, वैसे ही सेम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपको करंट निकालने पूछा जाए, दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पर, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स पर, अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर टाइम पर आपको करंट निकालने पूछे, दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट। अब बेटा अगर IT कर्व दिया हुआ है आपको, है ना, IT कर्व यानी कि करंट वर्सेस टाइम का अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, तो बेटा दिस इज बेसिकली द कॉनकेव साइड, दिस इज बेसिकली द कॉन्वेक्स साइड। बेटा आपके पास एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या रहता है? कर्व का कितना एरिया है जो कि कवर हो रहा है, एरिया अंडर IT ग्राफ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। बेटा इस केस में आप दो केसेस के एरिया निकाल सकते हैं, एक होता है कनकेव एरिया, एक होता है कॉन्वेक्स एरिया। बेटा अगर हम कॉनकेव एरिया की बात करें, दैट विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ x नॉट इंटू y नॉट। x नॉट इज बेसिकली द वैल्यू एट x एक्सिस जो इस कर्व की आ रही है, एंड y नॉट इज बेसिकली दिस वैल्यू। वहीं पर अगर आप कॉन्वेक्स साइड का एरिया निकालना चाहते हैं, दैट विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ x नॉट इंटू y नॉट। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ सब कुछ कवर करेंगे बेटा। एंड तक बने रहना इस वीडियो में। एंड अगर अभी तक लाइक बटन पे हिट नहीं किया है तो कर दीजिए, मैम पर भरोसा कीजिए, इस चैप्टर में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम कॉन्सेप्ट चले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इमेजिन करो एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, एकदम वेले रैंडम घूम रहे थे। कैसे घूम रहे थे? रैंडम घूम रहे थे। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ओवरऑल अगर हम वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, थर्मल एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो बेटा वो होती थी 0, राइट। बट स्पीड तो होगा ना, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा अगर आप थर्मल स्पीड की बात करें तो उसकी वैल्यू आती थी आपके पास 10⁵ मीटर पर सेकेंड, राइट। बट वहीं पर अगर हमने इस कंडक्टर को एक ऐसे सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिली फ्लो की, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव नेचर के थे तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ जो थे वो अट्रैक्ट होने लगे। तो बेटा यहां पर ये कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन्स का सेट है बेटा, जब एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगता है तो वो कौन सी वेलोसिटी से मूव करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको वहां पे फाइंड करवाया था। कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर्स बेटा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट डिटेल में ये चैप्टर भी पढ़ा रखा है। बट अगर आप यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था माइनस ऑफ स्मॉल ई। स्मॉल ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फर्दर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां से हमें पता चला कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, दो यहां पर सब केसेस निकल के आते हैं। अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बेटा हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर है, V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3। बट अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट, इफ वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बेटा आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा जहां पर लाइंस पास पास होती हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो बेटा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा। तो इस तरीके का रिश्ता आपको देखने को मिलता है। फिर हमने रिलेशन फाइंड करा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। क्या रिश्ता कहलाता था बेटा? ये बोलो, याद करो फटाफट से। ये रिश्ता कहलाता था वीना, यानी कि VDENA, जहां पे N होता था बेटा क्या? बोलो, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पर
यूनिट वॉल्यूम, उसको आप स्मॉल एन से डिनोट करते थे। VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारा जो रिश्ता है, ये जो रिलेशन है बेटा करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ओम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ओम्स लॉ बचपन से यानी कि आपने 10वीं कक्षा से पढ़ रखा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बेटा अगर सब फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर की बात कर लीजिए, प्रेशर की बात कर लीजिए, उस केस में हमने ये चीज सीखी थी कि बेटा जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो V वर्सेस I का अगर आप ग्राफ देखते हैं, प्लॉट यहां पर देखते हैं, तो बेटा आप यहां पर देख सकते हैं that for the case of ohmic conductors, यानी कि अगर मैं बात कर रही हूं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनमें ये रिश्ता भी फॉलो रहता है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बेटा यहां पर VI ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको किसकी वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है, यानी कि tan थीटा किसकी वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। फर्दर बेटा जी हमने सीखा था दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। बेटा जी यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक मटेरियल पर, एक टेंपरेचर पर और डायमेंशंस पर। ठीक है, वहीं पर अगर इसी फॉर्मूला से मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करूं तो बेटा इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम क्या वैल्यू निकल के आती थी, मैंने आपको सिखा रखा है, याद करवा रखा है, दैट इट इज इक्वल्स टू, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय n E का स्क्वायर इंटू टॉ। ऐसे याद करना है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली। ABCDEFGH चाहे इसमें पहले कैसे आता है बेटा, पहले m आता है फिर n आता है, तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला में न्यूमरेटर में m आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n आएगा, तो m डिवाइडेड बाय n। बेटा यार इलेक्ट्रॉन को तो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ये सारी कहानी इलेक्ट्रॉन के ही अराउंड घूम रही है, तो m डिवाइडेड बाय n E का स्क्वायर इंटू टॉ। तो बेटा ये आपके पास क्या हुआ, रेजिस्टिविटी। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है लेंथ एंड एरिया पर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है लेंथ एंड एरिया पर, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। ठीक है, ये बेटा आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा, बट कहां पर मिलेगा ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के केस में बात करो तो बेटा V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। 3 केसेस आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बेटा फर्स्ट पे आप देख रहे हो स्लोप कैसे जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, इंक्रीजिंग जा रहा है, यानी कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे बेटा, स्लोप की वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, शाबाश, स्लोप इज इक्वल्स टू 0, और स्लोप बेटा VI कर्व का क्या बताता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है, तो यहां पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहीं पर अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो बेटा स्लोप क्या है बेटा, इस केस में नेगेटिव है, यानी कि इस केस में जैसे जैसे आपकी V की वैल्यू बढ़ रही है, आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो रही है बेटा, ड्रॉप हो रही है। सो V बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है और I की वैल्यू कम हो रही है फॉर द केस ऑफ थर्ड पॉइंट। सो ओवरऑल आपको ओम्स लॉ आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं करंट डेंसिटी की तरफ। बेटा जो करंट है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे तो अगर बहुत है ना एकदम फिजिक्स वाली टर्म्स में, थोड़ा हाई फाई टर्म्स में बोलना तो आप टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, टेंसर ऑफ रैंक 0 को ही स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। बट अगर हम करंट की बात करें बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हाँ, इसके पास डायरेक्शन रहता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, ये सब नहीं उसको फॉलो करना पड़ता। ठीक है, तो बेटा हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जो इसका वेक्टर रिप्लेसमेंट हो, तो हमने करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया। करंट डेंसिटी क्या होता है, कितना करंट फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा यहां से हम जब एक फॉर्मूला निकालते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, करंट इज इक्वल्स टू जनरलाइज फॉर्म में बेटा क्या निकल के आता है, J वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज दैट इज करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है बेटा, फर्दर हम ओम्स लॉ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ, तो बेटा हम उसको लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। फर्दर आपको पता है सिग्मा यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है। बेटा इसी को अगर हम रिप्लेस करें, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो आपके पास ये फॉर्म भी आ जाती है। अब यूनिफॉर्म केस है, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर है, तो J की वैल्यू भी बराबर रहेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो आपको पता है दैट करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
करंट को करो कांस्टेंट, जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जहां ज्यादा बड़ा वहां पर जे की वैल्यू उतनी ही कम। तो बेटा साफ साफ चीज पता चल रही है। अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम है, तो बेटा वहां की करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। सो आई होप आपको करंट डेंसिटी जो है वो बहुत बढ़िया से समझ आ गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा कटिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पे। अगर वायर को कट कर रहे हो या स्ट्रेच कर रहे हो तो आपके पास क्या शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये वायर है, आपने इसको 3 हिस्सों में काट दिया, L1, L2, L3। बेटा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहेगी। अगर आपने वायर को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो वॉल्यूम है बेटा उसकी कंजर्वेशन रहती है। लेंथ अगर बढ़ रही है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। बेटा यहां पर R1/R2 की रेशियो लोगे तो L1/L2 होल के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, A2/A1 होल के स्क्वायर रेशियो के बराबर होगा। बट अगर आप रेडियस के या फिर आप डायमीटर के टर्म्स में जाएंगे तो बेटा रेज टू द पावर 4 होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब ध्यान से सुनना बेटा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहती है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया रहता है। तो यहां पर A2/A1 का स्क्वायर आएगा, ये चीज आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। नोट करते चलो फॉर्मूलाज मेरे साथ साथ। बेटा अगर रेडियस की बात करें तो ऊपर अगर R1 है तो नीचे आपके पास R1 आएगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। और एरिया को ही फर्दर बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया जब डालोगे तो पाई R का स्क्वायर आएगा, और वही स्क्वायर और ये स्क्वायर बेटा कुल मिलाकर आपको पावर 4 देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज लेंथ पहले थी L, हमने लेंथ को कर दिया N टाइम्स ऑफ L। तो बेटा रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी। बेटा रेजिस्टेंस विल बी N स्क्वायर टाइम्स ऑफ द ओल्ड वैल्यू। ठीक है, रेजिस्टेंस न्यू विल बी N स्क्वायर टाइम्स ऑफ द ओल्ड वैल्यू। वहीं पर बेटा जी अगर आपने रेडियस को N गुना से कम कर दिया, स्मॉल r इज रेडियस, कैपिटल R इज रेजिस्टेंस। बेटा अगर आपने रेडियस को N गुना से कम कर दिया तो आपके पास जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी that will be n की पावर 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब आपके पास ना बेटा कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी आती है कि जो चेंज इन लेंथ है ना वो ग्रेटर देन 10% दिया होता है, तो उस केस में बेटा फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100 करोगे, ये आपके पास फ्रैक्शनल चेंज निकल के आ जाएगा। बट अगर कभी लेंथ में चेंज लेस देन 10% का दिया हो, उस केस में क्या करोगे बेटा। जब लेंथ में चेंज लेस देन 10% है, आपको चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है, उस केस में आप क्या करेंगे, बोलो फटाफट से। 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ कर देंगे। सिमिलरली बेटा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है, बट परसेंटेज चेंज इन एरिया जो है वो लेस देन 10% दे रखा है, तो बेटा 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन एरिया कर देंगे। ठीक है, वहीं पर अगर आपको 10% से ही कम चेंज दे रखा है बट किसमें, रेडियस में, तो बेटा आप 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेडियस कर देंगे, तो दैट विल गिव यू द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। आई होप यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक ऑफ, लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी, ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तब तक फॉलो रहता है जब तक टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग इज व्हाट, कांस्टेंट। सो अगर हम बोले कि आपके पास ये फैक्टर्स जो है उनमें से एक फैक्टर यानी कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो बेटा उस केस में रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करेगी। किस तरीके से चेंज करेगी, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। अगर मेटल्स के केस में बात करें तो बेटा आपके पास रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी रहता है। बट मेटल्स के केस में क्या होता है, बहुत सारे ऑलरेडी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है ना। तो मेटल को बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है ना तो वो अपने चार्ज कैरियर्स को नहीं बढ़ाता, बट वो रिलैक्सेशन टाइम को कम कर देता है। रिलैक्सेशन टाइम इज बेसिकली द टाइम विच एन इलेक्ट्रॉन गेट्स इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। ठीक है बेटा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बेटा बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में बेटा एन फैक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है टेम्परेचर के साथ। वहीं पर अगर हम अलॉयज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर के साथ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं। बेटा सीरीज में ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 रेजिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, पैरेलल में बेटा डिक्रीज होती है। आई होप ये सब पता है आपको, 10वीं कक्षा में बेटा आपने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम आ जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर। व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा इट इज अ काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टर्स अलोंग विद द गैल्वेनोमीटर।
गैल्वानोमीटर मैंने आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में इसी चैनल पर पढ़ाया है। आई होप आप उसको जाकर देख लेंगे अगर आपको इसमें कुछ डाउट है। अदरवाइज बेटा गैल्वानोमीटर में एक चीज याद रखिएगा, जब भी इस ब्रांच में पीक्यू ब्रांच में करंट फ्लो करेगा गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर P और Q पॉइंट का पोटेंशियल, अगर P और Q पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाए बेटा देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट इन दिस केस। तो बेटा इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जहां पे P और Q पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है, जहां पे R1 बटा R2 डिवाइडेड बाय R2 R3 डिवाइडेड बाय R4 के बराबर हो जाता है। अगर ये रेशो सही साबित हो जाती है R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, बेटा P पॉइंट और Q पॉइंट का पोटेंशियल बराबर, तो इस ब्रांच में से करंट नहीं जाएगा। अगर आपके पास नॉन बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो बेटा उसके P और Q पॉइंट का पोटेंशियल बराबर नहीं होता, उस केस में यहां से भी करंट फ्लो करता है। और अगर हम बोलें बेटा R1 बाय R2 बड़ा है R3 बाय R4 से, अगर इन दोनों का रेशो बड़ा है इन दोनों के रेशो से, तो आपको हमेशा याद रखना है जिसका रेशो बड़ा है उस साइड के पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। यानी कि अगर इनका रेशो बड़ा है तो Q का पोटेंशियल बड़ा होगा P से। ठीक है, ये शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं। फिर अगर हम 3D सर्किट की बात करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 3D में क्यूब है। ठीक है, क्यूब के हर साइड में बेटा एक रेजिस्टर लगा हुआ है R रेजिस्टेंस का। तो अगर आप एजेस के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटा 7R/12 आएगी। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा इस वैल्यू को। अगर आप फेस डायगोनल के अलोंग, यानी कि आप AC पॉइंट के दरमियान ये पूरे सर्किट को सॉल्व करना चाहते हैं, वैल्यू विल बी 3R/4। और अगर आप बॉडी डायगोनल के अलोंग यानी कि AD के अलोंग सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो। अगर आप AD के अलोंग सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 5R/6। ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टर नेटवर्क। देखो वैसे तो कम चांस है इसमें से क्वेश्चन बनेगा इनफाइनाइट रेजिस्टर नेटवर्क में से, फिर भी बेटा अगर बन गया तो हमने उसका सारा इंतजाम कर लिया है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, और जिन बच्चों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया होगा, यू विल श्योरली लाइक दिस, बिकॉज इतने रंगीन फॉर्म में आपको पूरे यूट्यूब पे कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। अगर हम यहां पे बात करें इनफाइनाइट रेजिस्टर नेटवर्क की, बेटा R1 R2 R3 R1 R2 R3 इस तरीके का पूरा ये जो सेटअप है, ये यूनिट सेल है जो वो रिपीट होते जा रहा है। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट में बेटा क्या आएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R3। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम हम सॉल्व कर लेंगे ना, हम ये क्यों याद रखें। बेटा करके देख लीजिएगा, अगर आप ये फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करते हैं, आप बहुत इजीली बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर आप प्रॉपर बेसिस को सॉल्व करने बैठेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इसलिए बता रहे हैं बेटा अगर सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, उस केस में यही फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी R इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। अब किरचॉफ्स के लॉज की बात करते हैं, तो किरचॉफ्स के 2 लॉज हैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं। फर्स्ट इज करंट लॉ, जिसको हम स्पेसिफिकली बेटा जंक्शन रूल भी बोलते हैं, एंड सेकंड है लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। बेटा करंट लॉ क्या कहता है, किसी एक जंक्शन पॉइंट पे जहां 3 या 3 से ज्यादा वायर्स मिल रही हैं, जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करेगा। तो किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट पर ओवरऑल समीशन ऑफ करंट बेटा क्या रहता है, 0 रहता है। वहीं पर अगर हम लूप लॉ की बात करें तो इसमें ओपन एज वेल एज क्लोज सर्किट्स की बात करते हैं। वैसे तो लूप लॉ क्लोज सर्किट में लगाते हैं, बट यहां पर हम मान के चलते हैं बेटा कि इस AB के अलोंग हमने कोई सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपके पास VA माइनस ऑफ EMF इज इक्वल्स टू VB निकल के आता है इक्वेशन, जहां से आप VA माइनस VB को बेटा इक्वल्स टू E लिख सकते हैं। वहीं पर अगर मैं क्लोज सर्किट की बात करूं तो आपको यह बात याद रखना है, जितने भी सर्किट एलिमेंट्स लगे हैं, चाहे रेजिस्टर लगा है चाहे सेल लगा है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट साइन के साथ कंसीडर करते हुए अगर मैं टोटल ऐड करूंगी तो बेटा सेकंड लॉ ये कहता है कि ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या आएगी, 0 निकल के आएगी, यानी कि 0 निकल के आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं, सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं। उससे पहले बेटा आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी आप किसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट फ्लो करता है हाई टू लो, तो बेटा जब भी आप किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे तो वहां पे हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव में पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। वहीं पर अगर आप
एक सेल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और आप मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बेटा जो भी लास्ट में आपके पास टर्मिनल आ रहा है ना, वही आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आएगी विद साइन, यानी कि माइनस ऑफ ई आ जाएगा उस केस में। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो मैंने पढ़ा रखा है, किरचॉफ्स लॉ के नाम से आप जाकर देख सकते हैं, मेरे नाम के साथ। फिर आगे चलते हैं, सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं। बेटा जब आप मार्केट से सेल लेकर आते हैं, उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है पोटेंशियल ड्रॉप की, उसको बोलते हैं ईएमएफ वैल्यू। ठीक है, जब आप उसको क्लोज्ड सर्किट में डाल देते हैं, यानी कि आपने उसको किसी सर्किट में डाल दिया, यूज करा आपने सेल, तो बेटा वहां पर जो वैल्यू निकल के आती है, दैट इज बेसिकली व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। बेटा दो टाइप की कंडीशन होती है, सेल इज इन डिस्चार्जिंग मोड और सेल इज इन चार्जिंग मोड। जब डिस्चार्जिंग मोड का कॉन्सेप्ट हम याद करें, जब हम किसका कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग मोड का कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं, बेटा जब सेल में से हमने करंट निकाला, उस टाइम पर आपको एक चीज पता होना चाहिए, सेल की अंदरूनी रेजिस्टेंस, सेल में जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को उसके आयंस एज अ रेजिस्टेंस लगते हैं बेटा, जब वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जा रहे होते हैं। तो दैट इज बेसिकली द इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, कैपिटल आर क्या रहता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहता है। तो बेटा करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस ऑफ कैपिटल आर। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करोगे बेटा, इसमें क्या आता है, ईएमएफ माइनस ऑफ आई इंटू आर। बेटा जब सेल डिस्चार्जिंग मोड में होता है तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से कम रहती है। जब सेल चार्जिंग मोड में होता है, सेल को आप बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, तो बेटा टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से बड़ी होती है, यहां पे प्लस ऑफ आई आर आ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जब सेल ओपन सर्किट में है, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, बेटा ओपन सर्किट यानी कि रेजिस्टेंस इनफिनाइट, करंट की वैल्यू जीरो होगी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में क्या होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। यानी कि जब आप मार्केट से सेल लेकर आए हैं, आपने उसको सर्किट में नहीं घुसाया है, ओपन सर्किट हुआ ना बेटा, उस टाइम पर रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। सो करंट की वैल्यू जीरो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेटा टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली किसके बराबर है आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू ईएमएफ। वहीं पर अगर सेल शॉर्ट सर्किट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने जोड़ दिया बेटा, उस केस में आपके पास जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, फट जाएगा भाई करंट मैक्सिमम, यानी कि ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। फटे शॉर्ट सर्किट, आपको पता है ना, एकदम एकदम स्पार्क निकलने लगता है। सो ये वही केस है जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा एक साथ बिना किसी और सर्किट एलिमेंट के एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सो उस केस में करंट मैक्सिमम, दैट इज ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में आता है जीरो। बेटा अगर हम V वर्सेस I का कर्व प्लॉट कर रहे हैं, तो बेटा आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की आपने यहां पर वैल्यू क्या ली है बेटा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ली है दैट इज ईएमएफ। ठीक है, उस टाइम पर करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। जब करंट जीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ के बराबर है। बेटा जब आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर है, तो करंट मैक्सिमम है, दैट इज ई बटा आर। इंटरनल रेजिस्टेंस उस केस में इतना आ जाता है। इस कर्व का स्लोप माइनस आर के बराबर आता है। वाई इंटरसेप्ट बेटा इसका क्या है आपके पास, ई के बराबर है, यानी कि ईएमएफ के बराबर है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड की बात करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड में क्या आता है बेटा जी, चलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। बेटा आप आई की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। बट मैक्सिमम पावर किस कंडीशन में आती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है उस केस में। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बेटा सेल्स को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रहे हो, तो अगर आप सपोर्टिंग कंडीशन में लगा रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि इस कंडीशन को बोलते हैं सपोर्टिंग कंडीशन। तो बेटा इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस E3 टिल En, अगर n सेल्स लगे हैं। अगर एक भी अपोज हो जाएगा, लेट सपोज इसका नेगेटिव इधर इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, बेटा यहां पे पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट इस केस में सिंपली क्या होता है बेटा, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर आप सेल के टर्मिनल्स को बदलते हो तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा प्लस में ही रहता है, ये चीज याद रखना। अगर करंट की बात करें, करंट में ऊपर समेशन ऑफ E हो जाएगा डिवाइडेड बाय समेशन
ऑफ आर प्लस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बेटा अगर सारे के सारे सेल्स सेम टाइप के हैं उस टाइम पर टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ ईएमएफ हो जाएगा। बेटा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस n टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। यहां से फर्दर दो कंडीशंस बनती हैं, अगर एनआर ग्रेटर है कैपिटल आर से और अगर एनआर स्मॉलर है कैपिटल आर से, तो बेटा आपके पास कुल मिलाकर ये फॉर्मूलाज बन जाते हैं। ठीक है, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट सेम उसी लॉजिक से आप निकाल सकते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इनटू आर, दैट इज एनई डिवाइडेड बाय एनआर प्लस ऑफ कैपिटल आर होल का स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। ठीक है, अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूं तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन के लिए बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इक्वल होना पड़ेगा किसके, बोलो, n टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस की। बट अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना आता है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस ऑफ En बाय Rn डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बहुत सारे बच्चों बोलेंगे इतने फॉर्मुलाज कैसे याद करेंगे, बेटा लिखो लिखो लिखो, जितना लिखोगे उतना याद होगा। ठीक है, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1, 1 बेसिकली ये पैरेलल वाला केस है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट will be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 till so on till 1 upon Rn। अगर सेम तरीके के सेल हैं तो करंट कितना बनेगा बेटा, EMF डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय N। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हैं, पैरेलल में सेम टाइप के रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक की डिवाइडेड बाय कितने रेजिस्टेंसेस लगे हैं, प्लस ऑफ साथ में क्या आ जाएगा बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसी के साथ लिंक्ड आगे अगर मैं पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट बताऊं फॉर द केस ऑफ व्हाट, पैरेलल, तो बेटा पावर आपके पास ये फॉर्मूला आता है, बट मैक्सिमम पावर की कंडीशन कब आती है, जब आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाय N के बराबर हो जाए। फिर हम चलते हैं आगे, दैट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग में। मिक्स ग्रुपिंग में यानी कि सेल्स सीरीज में भी लगे हैं और पैरेलल में भी लगे हैं। बेटा अगर n सेल्स लगे हैं एक रो में और ऐसी m रोज हैं आपके पास, n सेल्स लगे हैं एक रो में और ऐसी m रोज हैं आपके पास, तो बेटा आपके पास टोटल r नेट कितना निकल के आता है, दैट इज n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। ऑफ कोर्स ना यार, अगर आपके पास n सेल्स लगे हैं एक रो में तो n टाइम्स ऑफ स्मॉल r डिवाइडेड बाय कितनी रोज हैं बेटा जी, m रोज हैं, तो nr डिवाइडेड बाय m। नेट ईएमएफ कितना आएगा बेटा, अगर सारे बराबर हैं, सारे EEMF के हैं, तो बेटा इस पूरी की पूरी रो में n टाइम्स ऑफ EEMF हो गया। और आपको पता है पैरेलल में आपके पास पोटेंशियल सेम ही रहता है, तो ओवरऑल E नेट विल बी n टाइम्स ऑफ E। करंट बेटा स्पेसिफिकली आपको पता है EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आता है, तो यही वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे और सिमिलर वे में आपके पास पावर आ जाएगी। बट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के केस में आपको याद रखना है कंडीशन क्या होता है, NR डिवाइडेड बाय M। ठीक है, कैपिटल R यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी N टाइम्स ऑफ R डिवाइडेड बाय M। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज इज बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा उसमें हमारे पास आपने पढ़ा था, यहाँ पे रेजिस्टर बॉक्स लगा होता है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस होती है, 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है, आप जॉकी की हेल्प से क्या फाइंड करते हैं, नल पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, आप क्या फाइंड करते हैं, नल पॉइंट फाइंड करते हैं। और बेटा जहां पर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो होती है, आपको नल पॉइंट मिल गया। बैलेंसिंग कंडीशन लगाओगे बेटा तो आपके पास P डिवाइडेड बाय Q यानी कि इतनी लेंथ की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इतनी लेंथ की रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा जी, बोलो, P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय X। ये रेशियो बेटा जो है बैलेंसिंग कंडीशन में बनती है, विच इज इक्वल्स टू जहां पे आपको बैलेंसिंग लेंथ मिली है L पॉइंट। ठीक है, सो L डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा, 100 माइनस L, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए पोटेंशियोमीटर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस, बट जो जेई वाले हैं या जो बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं उनको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर में बेटा पहली बात आपको याद रखनी है, मीटर ब्रिज में 1 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं, पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता कि 1 मीटर लॉन्ग वायर ही लेनी है, उसमें जितनी लंबी वायर लोगे आपको उतना ही ज्यादा बढ़िया एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। डेली बेसिस में हम वोल्ट मीटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, बट जहां पर एक्यूरेसी की जरूरत होती है वहां पर आपको पोटेंशियोमीटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक टर्म आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जो कि आपके पास एक कॉन्स्टेंट रहता है जिसको हम एक्स या फिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर बेटा 2 एप्लीकेशंस रहती हैं इसकी, अगर आप 2 सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना चाहते हो या फिर आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, तो आई होप जिसको मुझसे पढ़ना है ये वाला, तो आप मेरे नाम से अगर ये वीडियो सर्च करेंगे पोटेंशियोमीटर आपको मिल जाएगा। आप साइंस अड्डा चैनल पर जाकर देख सकते हैं, साइंस अड्डा 24/7 पर। बेटा नीट के सिलेबस में ये नहीं है, बट फॉर्मूला बेसिस में अगर रिवाइज करवाऊं तो आपको पता है 2 सेल्स का ईएमएफ E1 बाय E2 का कंपेयर कैसे करते हो, L1 बाय L2 से। L1 बैलेंसिंग लेंथ होती है फर्स्ट सेल की,
जॉकी, जब आप बैलेंस कर रहे हो जॉकी से आपको गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिला L1 लेंथ पे, और L2 वो लेंथ होती है जब आप सेकंड सेल को कनेक्ट करके जॉकी के हेल्प से बेटा गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे होते हो। और वहीं पर अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R L1 by L2 माइनस ऑफ 1। एक बार आप सर्किट को ओपन रखते हैं उस टाइम पर जो पोटेंशियल बैलेंस हो रही होती है दैट इज EMF वैल्यू, और जब आप सर्किट को क्लोज करते हैं तो बेटा उस टाइम पर जब कंडीशन बैलेंस हो रही होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। वहीं से बेटा ये फॉर्मूलाज निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको पता है पावर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, कितना आपके पास वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम, या एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर के बेटा 3 फॉर्मूलाज ओम्स लॉ को यूज कर करके बन जाते हैं, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I स्क्वायर R और V स्क्वायर बटा R। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज बनते हैं। अब बेटा बल्ब का कॉन्सेप्ट अगर आप याद करें, बल्ब के ऊपर कुछ रेटेड वैल्यूज लिखी होती हैं, पोटेंशियल की वैल्यू लिखी होती है, पावर की वैल्यू लिखी होती है। 100 वॉट 220 वोल्ट, यानी कि जब 220 वोल्ट की आपको इसमें पोटेंशियल मिलेगा तो बल्ब जो है वो 100 वॉट की तरह काम करेगा। ठीक है, सो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वो रेटेड वैल्यूज होती हैं। बेटा बल्ब में जो एक फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, दैट इज R यानी कि रेजिस्टेंस। बट अगर आप ध्यान से याद करें बेटा, जब हमारे घर पे वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस होती है, लाइट क्या होती है, डिम होती है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बल्ब को सीरीज में लगा देती हूं, लेट्स सपोज मैंने बल्ब को सीरीज में लगा दिया, बेटा सीरीज में लगाने से जो पावर होती है ना वो कम हो जाती है, और पैरेलल में लगाने से पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। ये याद रखना। ठीक है, उल्टा होता है, रेजिस्टेंस इसके उल्टा होता है। तो अगर आप सीरीज में देखोगे 50 वॉट और 100 वॉट का आपने बल्ब लगाया है, आपको ये उम्मीद थी कि 100 वॉट का बल्ब ज्यादा बढ़िया तरीके से ब्राइट तरीके से शाइन करना चाहिए, बट सीरीज में बेटा जी 100 वॉट वाला डिम हो जाता है और 50 वॉट वाला ज्यादा ब्राइटली ग्लो करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं पर अगर आप पैरेलल में इनको कनेक्ट करते हो तो बेटा 100 वॉट वाला ज्यादा ब्राइट तरीके से ग्लो करता है एज कंपेरेटिव टू 50 वॉट वाला। इसके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत ही मजा आया, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एकदम धुआंधार तरीके से मैम के साथ अच्छे से रिवाइज कर लिया है, एंड आई एम होपिंग कि आप इसके जो नोट्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से बना लेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल जरूर से करें, या फिर देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं बेटा ऑन माय ऑफिशियल ईमेल आईडी दैट इज arshpreet.singh@ada247.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं physicscore_official चैनल पर। ठीक है, आप इन दोनों में से कहीं पर भी जो है मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग योर नोट्स। फर्दर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, वहां पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटा इसी इंटरेस्टिंग तरीके से। एंड कमेंट सेक्शन में एक कमेंट विद अ रेड हार्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।